सो हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में टेस्ट एंड मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को यहाँ पे देखेंगे। सिलेबस जो हमारा है दैट इज मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट। तो आज हम लोग इस पूरे पार्ट को कर लेंगे। नेक्स्ट में हम क्राइटेरिया पढ़ लेंगे जिसमें वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी और बहुत सारे नॉर्म, स्टैंडर्ड्स, ये सब हम पढ़ते हैं। और फिर एक एक करके सारे सारे जितने भी टेस्ट हैं हम उनको अच्छे से यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, तो फटाफट चलो इसको हम शुरू करते हैं। ये नोट्स अगर आप लेना चाहते हो तो ये आपको ऐप पे आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे पढ़ाई हुई चीजें समझ में आ रही हैं, जो बेसिक चीजें हम यहाँ पढ़ते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो आप बिल्कुल हमारा नेट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी आपको ऐप में ही जाके मिल जाएगा। मेरे साथ साथ 2 टीचर्स और यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। तो जब 3 टीचर्स मिलकर आपको फिजिकल एजुकेशन की गाइडेंस देंगे, पेपर 1 का डिस्कशन करेंगे आपके साथ, तो फिर आपको बहुत ईजी हो जाएगा इस बार दिसंबर 2025 में नेट को और जेआरएफ को क्रैक करना। चलो फटाफट इसको शुरू करते हैं। मीनिंग से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है टेस्ट? अ टेस्ट इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर और इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ एन इंडिविजुअल्स नॉलेज, एबिलिटी, परफॉर्मेंस और बिहेवियर। तो टेस्ट क्या है? बेसिकली एक तरीका हो सकता है, एक प्रोसीजर हो सकता है जहां पे हम किसी की नॉलेज को जानने के लिए, किसी की एबिलिटीज को जानने के लिए, फिर किसी की परफॉर्मेंस को जानने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब हमने स्पोर्ट्स के या फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में आपने बहुत देखा होगा कि हम लोग बच्चों के एडमिशन के लिए, बच्चों के सिलेक्शन के लिए अलग अलग तरीके के टेस्ट कराते हैं जिनसे हमको पता चलता है कि उनकी एबिलिटीज और उनकी कैपेबिलिटीज कितनी है। इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, अ टेस्ट इज अ स्पेसिफिक टास्क और सेट ऑफ टास्क दैट एन इंडिविजुअल परफॉर्म्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फिजिकल, मोटर और साइकोलॉजिकल स्टेटस। तो उनका फिजिकल स्टेटस, उनका मोटर स्टेटस और उनका साइकोलॉजिकल स्टेटस, इन तीनों चीज को हम पता कर सकते हैं। कब? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। कंडीशंस ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से कंडीशंस ठीक नहीं रख पाओगे तो ये काइंड ऑफ बायसनेस हो जाएगी आपकी तरफ से, और जो बच्चा परफॉर्मेंस करने के लिए आया है वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से उसका जो स्कोर है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ये आपकी ड्यूटी है एज अ टेस्टर कि आप कंडीशंस स्टैंडर्ड करके दो। हालांकि अब ये सारी चीजें हम नीचे पढ़ेंगे। टेस्ट आर डिजाइन टू बी वैलिड। टेस्ट वैलिड होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी उसके अंदर होनी चाहिए। अब ये तीनों टर्म क्या है, हम इसको नीचे वाले जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर अ गुड टेस्ट, वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे समझ लो, वैलिड का मतलब होता है दे मेजर व्हाट दे सपोज टू मेजर। तो ये 3 चीजें हैं टेस्ट के बारे में। अगर आपको बोला जाए कि एक टेस्ट की वैलिडिटी का क्या मतलब होता है, तो एक टेस्ट की वैलिडिटी का मतलब होता है कि वो जो आप टेस्ट ले रहे हो वो उसी चीज को मेजर कर रहा है कि नहीं जिस चीज के लिए आप टेस्ट लेना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं कि आप अगर किसी के आ, आप किसी का क्रिकेट में थ्रो का लेना चाहते हो कि वो उसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, कि उस स्टंप पे डायरेक्ट हिट कितनी अच्छी करता है, तो क्या आप उसको रनिंग करवाओगे? नहीं, आप उससे पर्टिकुलरली उसी थ्रो का ही टेस्ट कराओगे, तभी आपको पता चलेगा कि उसकी थ्रो की एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लेना चाहें कि आप किसी का स्पीड का एग्जाम्पल लेना चाहते हो कि किसी इंडिविजुअल का स्पीड कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, तो आप उसको 100 मीटर का टेस्ट कराओ, आप उसको 100 मीटर दौड़ाओ, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उसकी जो स्पीड की एफिशिएंसी है वो आपकी कैसी है। तो ये आपका वैलिड टेस्ट माना जाएगा, क्योंकि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, हम किसी की स्पीड जानना चाह रहे हैं और उसको जानने के लिए 100 मीटर का टेस्ट करा रहे हैं। तो ये एक वैलिड टेस्ट है, क्योंकि ये वही चीज आपको बताएगा जो आप जानना चाहते हो। नेक्स्ट आपका रिलायबल है। रिलायबिलिटी भी आप इसको बोल सकते हो, मतलब कि अगर आप इस टेस्ट को बार बार लोगे इन सेम कंडीशंस, अंडर सेम इक्विपमेंट्स, तो आपका जो रिजल्ट है वो भी आपका सेम आएगा। जैसे कि कोई बच्चा है, इसका नाम हम रख देते हैं ए। इसने आपने इसका आज टेस्ट लिया, ठीक है, टुडे आपने इसका 100 मीटर का टेस्ट लिया। 1 मिनट में देख लो विजिबल है आपको, हाँ ठीक है। आपने इसका टेस्ट लिया, इसने टाइमिंग दी 11.5 की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने इसका 2 दिन बाद टेस्ट लिया, ठीक है, 2 डेज आफ्टर आपने इसका टेस्ट लिया। अब इसकी टाइमिंग आई 11.6, ठीक है, अप्रॉक्स उतना ही है। आपने इसका 4 दिन बाद टेस्ट लिया, इसकी टाइमिंग आई 11.4, ठीक है। तो अप्रॉक्स जब आपकी टाइमिंग जो रहती है या फिर स्कोर आपका जो रहता है, फिर किसी भी कंडीशन में, रेजिस्टेंस में आप किलोग्राम्स में नाप सकते हो कि कितना वेट उठाया। यहाँ पे टाइमिंग के बेसिस पे हम ले रहे हैं, 11.5 सेकंड हो गया ये पूरा। तो जब आपका जो स्कोर है वो बार बार टेस्ट करने पे भी अगर सेम आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि आपका टेस्ट रिलायबल है। अब यहीं पे कोई टेस्ट है जो आपने बनाया है या फिर आप कंडक्ट करा रहे हो, उसमें एक बच्चा एक दिन 11.6 में भागा, अगले दिन वो 13.7 में भागा, उसके अगले दिन वो 14.8 में भाग रहा है, तो इसका मतलब है आपकी जो कंडीशंस हैं, आप जिन चीजों को अप्लाई कर रहे हो अपने टेस्ट में, वो रिलायबल नहीं है। आप बार बार जब उस टेस्ट को कराओगे उन्हीं बच्चों के ऊपर, तो वो सेम रिजल्ट आपको नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब टेस्ट में आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है, फिर आपको रूल्स रेगुलेशंस में कुछ चेंज करने की जरूरत है। फिर लास्ट आपका है ऑब्जेक्टिव।
जिसको हम ऑब्जेक्टिविटी भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है जब मल्टीपल टेस्टर्स इस टेस्ट को कराएंगे तो भी उनका रिजल्ट जो होगा वो सेम आएगा। जैसे कि हम यहाँ बात कर लेते हैं, हमारे पास दो टेस्टर हैं, एक टेस्टर का नाम है BAB, ठीक है, बैब ऐसी नाम रख देते हैं, और एक का नाम है CAB, कैब, ठीक है। अब ये दोनों लोग ए के ऊपर कोई टेस्ट करा रहे हैं, तो जब BAB ने टेस्ट कराया तो इस बच्चे ने 100 मीटर में स्कोर दिया 11.6, और जब CAB ने इस टेस्ट को कंडक्ट कराया तो भी इस बच्चे ने स्कोर दिया 11.7, अप्रॉक्स उसी के आसपास उसने दिया। 11.6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, अप्रॉक्स इतना हम लेके इसको चलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिविटी जो है इस टेस्ट की वो भी ठीक है कि जब कोई अलग अलग टेस्टर्स सेम कंडीशन को रखते हुए, सेम चीजों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि 100 मीटर कंडीशन में आपका ट्रैक सेम हो, एनवायरमेंट कंडीशन सेम हो, सब कुछ अच्छा हो, तो उस कंडीशन में जब अलग अलग कोचेस, टेस्टर्स या ट्रेनर्स किसी एक बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं तो भी यहाँ पे जो स्कोर आना चाहिए वो एक जैसा या फिर क्लोज टू अप्रॉक्स आना चाहिए। ये भी अगर चेंज होगा इसका मतलब है कि जब अलग अलग लोग इस टेस्ट को करा रहे हैं तो वो सही तरीके से करा नहीं पा रहे हैं, यानी कि टेस्ट में कुछ गड़बड़ है, टेस्ट के एक्सप्लेनेशन में कुछ गड़बड़ है, टेस्ट के नॉर्म्स में कुछ गड़बड़ है, जो कि सबको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उसको वापस चेंज करने की जरूरत है। तो एक टेस्ट वेल डिजाइंड कब माना जाता है? जब वो वैलिड हो, यानी कि जिस चीज के लिए आपने उसको यूज किया है वो उसी चीज के लिए हो, रिलायबल हो, बार बार जब उस टेस्ट को कराया जाए तो वो सेम रिजल्ट दे, और ऑब्जेक्टिविटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जब अलग अलग लोग भी उस टेस्ट को कराएं तो भी रिजल्ट जो है आपका सेम या क्लोज टू अप्रॉक्स आना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल्स देख लो, 100 मीटर का स्प्रिंट में आप स्पीड टेस्ट लोगे, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आप कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के लिए कराओगे, सिट एंड रीच टेस्ट आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कराओगे, क्वेश्चनर आप दे सकते हो स्पोर्ट्स एंजाइटी या मोटिवेशन के, और ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आप करा सकते हो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को पता करने के लिए, सिटअप्स आप करा सकते हो, ठीक है, अपने एब्डोमेन के एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को पता करने के लिए। तो बहुत सारे टेस्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप टेस्ट का मतलब समझ जाओगे। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट। अब टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर आता है दैट इज मेजरमेंट, जिसका मतलब होता है आपके रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना। मतलब कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग द रिजल्ट्स ऑफ अ टेस्ट बाय असाइनिंग नंबर्स और वैल्यूज अकॉर्डिंग टू अ स्टैंडर्ड स्केल और यूनिट। जब हम किसी टेस्ट की परफॉर्मेंस को नंबर्स दे देते हैं, उसको क्वांटिटेटिव अप्रोच के थ्रू हम कोई वैल्यू उसको प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा मेजरमेंट के अंदर आता है, ठीक है। कैसे? देखो, इट इज द एक्ट ऑफ कंपेयरिंग द अननोन क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड लाइक सेकेंड्स, किलोग्राम्स, मीटर एंड रिपीटिशंस। अब मानो कि कोई बच्चा है, ठीक है, हम स्पीड का एग्जांपल लेकर चलते हैं तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। किसी बच्चे ने कोई बच्चा बहुत तेज भागता है, आपने देखा कि यार ये तो बहुत तेज भागता है, तो ये क्या है? ये एक तरीके की आपकी क्वालिटेटिव अप्रोच है, या फिर आप एक अननोन क्वांटिटी, अभी आपको पता नहीं है कि भाई उसका क्वांटिटी कितना आ रहा है, आपने सिर्फ उसको भागते हुए देखा और आपने पता लगा लिया कि यार ये तो बहुत तेज भाग रहा है। अब जब आप उस बहुत तेज भागने को क्वांटिटी में कन्वर्ट करोगे, नंबर में कन्वर्ट करोगे, तब आपको पता चला कि उस बच्चे की जो स्पीड थी वो तो 11.8 थी, यानी कि अब आपने यहाँ पे मेजरमेंट जो है उसका पार्ट प्ले कर लिया है। ऐसे ही आपने देखा कि कोई भी एक इंडिविजुअल है जो बहुत अच्छा डेडलिफ्ट करता है, अब आपने कहा यार ये तो बहुत वेट उठा, दूर से आपने देखा अरे बाप रे इतनी मेहनत कर रहा है, बहुत वेट उठा रहा है। अब दूर से तो आपको पता नहीं चल रहा है कि प्लेट्स कितने कितने किलोग्राम्स की लगी हैं। जब आप पास गए तो आपने देखा यार इसने 160 किलो लिफ्ट किया है, तब आपने क्या किया? इसको यहाँ पे एक वैल्यू दे दी कि 160 किलो इसने यहाँ पे लिफ्ट किया है। इसी तरीके से हम काउंटिंग कर सकते हैं। आपने दूर से देखा कि और कोई बच्चा लगातार सिटअप्स किया जा रहा है, किया जा रहा है, या हाँ सिटअप्स कर रहा है, ठीक है। अब आपने दूर से सोचा कि यार ये तो बहुत ज्यादा कर रहा है, कैसे पता लगाऊं? आप वहां गए, आपने उससे पूछा कि कितना लगाया, तो उसने बोला कि मैंने 60 सेकेंड्स के अंदर अराउंड 45 सेटअप्स की। तब यहाँ पे आपको एक नंबर मिल गया जो आपने उसके मेजरमेंट में असाइन कर दिया, एक क्वांटिटी आपने उसको वहां पे असाइन कर दी, ठीक है। इट इज द एक्ट ऑफ कंपेयरिंग द अननोन क्वांटिटी, अभी हमें क्योंकि पता नहीं था, विद अ नोन स्टैंडर्ड, और हमने यहाँ पे सारे नोन स्टैंडर्ड्स उसको प्रोवाइड कर दिए, लाइक सेकेंड्स, किलोग्राम्स, मीटर या फिर रेपिटेशंस, ठीक है। इन फिजिकल एजुकेशन इट कन्वर्ट्स क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस। तो क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस हो गई कब? जब आपने देख के किसी को पहचान लिया कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बुरा कर रहा है। हाउ वेल समवन डिड इनटू क्वांटिटेटिव वैल्यूज, हाउ मेनी सेकंड्स, मीटर या रेप्स। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। तो मेजरमेंट भी हम क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव कर सकते हैं, यही आपका मेजरमेंट कहलाएगा। एग्जांपल्स, रनिंग 100 मीटर रेस, तो मेजरमेंट आपके सेकंड्स में आ गया। डूइंग सिटअप्स 32 रेपिटेशंस की 1 मिनट में, तो ये आपके नंबर्स आ गए। जंपिंग इन लॉन्ग जंप, तो मीटर्स में आपका ये भी मेजरमेंट हो गया, ठीक है। इन शॉर्ट, इन टेस्ट क्या होता है? आपका टूल और एक्टिविटी होता है, और मेजरमेंट क्या होता है? वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द टेस्ट। तो हमने सबसे पहले टेस्ट कराया, फिर उस टेस्ट से हमने जो वैल्यू ऑब्टेन कर ली, नंबर्स ऑब्टेन कर लिए, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो मेजरमेंट हमारा कहलाएगा। लास्ट पार्ट आपका है मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हमारा लास्ट प्रोसेस है। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड थ्रू टेस्ट एंड मेजरमेंट्स। अब टेस्ट और मेजरमेंट के थ्रू हमने जो नंबर्स लिए थे उसको जब हम इंटरप्रेट करेंगे तो वो हमारा इवैल्यूएशन कहलाएगा।
टू मेक अ जजमेंट अबाउट द वर्थ, वैल्यू और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अब ऊपर तो हमने पता लगा लिया मेजरमेंट में कि वो बच्चा बहुत तेज भागता था, 11.8 सेकंड्स में भागा, उसने 45 सिटअप्स लगा दिए। लेकिन जब तक हम उसको किसी और से कंपेयर नहीं करेंगे, किसी दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करेंगे, या फिर किसी सेट स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं करेंगे, तो फिर हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो कितना अच्छा है। हम उसको ए ग्रेड दें, बी ग्रेड दें, उसको रैंक 1 दें, 2 दें, ये हमको पता नहीं चलेगा। तो ये काम कहाँ पे आएगा? आपका इवैल्यूएशन में ये काम आपका आता है, ठीक है। वाइल मेजरमेंट टेल्स अस हाउ मच, जहां पे मेजरमेंट हमें एक नंबर बता देता है कि कितना उसने किया इन न्यूमेरिकल वैल्यू, इवैल्यूएशन टेल्स अस व्हाट डज इट मीन, उसका मतलब क्या है। भाई अगर किसी ने 12 सेकंड में 100 मीटर कंप्लीट कर लिया है, तो ये तो हमको मेजरमेंट ने बता दिया कि हाउ मच, तो कितना, 12 सेकंड्स। लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, व्हाट डज इट मीन, वो बाकी बच्चों के हिसाब से कहां स्टैंड करता है। क्या बाकी बच्चे 11 सेकंड में कर लेते हैं या बाकी बच्चे 13 सेकंड में करते हैं? तो जब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो ये इवैल्यूएशन के अंदर आएगा। इट गोज बियॉन्ड मेजरमेंट बाय कंपेयरिंग रिजल्ट अगेंस्ट नॉर्म, स्टैंडर्ड्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये नॉर्म्स क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, इनको अभी हम नेक्स्ट वाले क्राइटेरिया वाले यूनिट में, यूनिट नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो वो हमारा इवैल्यूएशन के अंदर आएगा। फिर एग्जाम्पल क्या है, तो टेस्ट हो गया, जैसे 100 मीटर का आपने एक स्प्रिंट कराया, मेजरमेंट आपने लिया 12.5 सेकंड्स में, एक एथलीट ने उसको भागा। इवैल्यूएशन 12.5 सेकंड इज अबव एवरेज कंपेयर टू नेशनल नॉर्म्स, एथलीट सुटेबल फॉर स्प्रिंटिंग ट्रेनिंग। तो कोई नॉर्म्स बनाए गए होंगे 100 मीटर का इंडिया के अंदर, तो उसमें यह बताया गया है कि अगर आप 12.5 सेकंड्स का टाइमिंग लेके आते हो तो आप अबव एवरेज हो, ठीक है। तो ये नॉर्म्स हर चीज के बन जाते हैं, उसके हिसाब से आप उसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये कुछ फिर डेफिनेशंस हैं, ठीक है, आप इनको रीड कर सकते हो क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये सीधे सीधे लिख के आ जाती हैं और आपसे पूछते हैं कि बताओ ये डेफिनेशन किसने दी थी, ठीक है। तो ये टेस्ट की है और ये मेजरमेंट की आपकी डेफिनेशंस और ये इवैल्यूएशन की है, तो इनको रीड कर लेना। नोट्स परचेज भी कर सकते हो, नहीं तो चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो, मेन ऑब्जेक्टिव ये है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो नेट वाला बैच ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फिर वहां पे और अच्छी तरीके से आप समझ के और एडवांस चीजें पढ़ पाओगे। चलो, अब रिलेशनशिप देख लो। तो सबसे पहले टास्क होगा जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, फिर मेजरमेंट होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन होगी और फिर इवैल्यूएशन आएगा, यानी कि आप इंटरप्रेट करोगे उसी रिजल्ट को कि आपका स्कोर कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है। विदाउट टेस्ट नो डेटा, विदाउट मेजरमेंट नो ऑब्जेक्टिव डेटा, विदाउट इवैल्यूएशन डेटा इज मीनिंगलेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी। अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं फटाफट। स्टूडेंट्स या एथलीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उनके करंट स्टेटस को बता देता है कि एक एथलीट अभी कितना पानी में है और कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर उसकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी चल रही है, ठीक है। मोटिवेशन एंड गोल सेटिंग, अगर कोई बच्चा टेस्ट के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को देख रहा है कि वो अपने उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती चली जा रही है, तो वो मोटिवेट होगा और अपने गोल को और अच्छी तरीके से सेट कर पाएगा कि आज मैंने 100 मीटर 12.5 में कर ली है, अब मैं टारगेट बनाता हूं कि 2 महीने के अंदर मैं 12 के अराउंड अपना स्कोर लेके आऊं, 12.1 12 तक स्कोर लेके आऊं, है ना। तो इस तरीके से आप गोल सेटिंग्स और आगे बढ़ा सकते हो। अवेयरनेस ऑफ प्रोग्रेस, आपको अपने प्रोग्रेस के बारे में पता चल जाएगा, एग्जांपल्स लिखे आप रीड कर सकते हो। सेल्फ इवैल्यूएशन, आप खुद को इवैल्यूएट भी कर लोगे कि आप कैसा कर रहे हो। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर्स एंड कोचेस के लिए क्या होगा, प्लानिंग और प्रोग्रामिंग में हेल्प करते हैं। आपने 10 बच्चों को आप ट्रेन कर रहे थे, आपने उनको टेस्ट कराया, आपने देखा कि उनके टेस्ट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो अब आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को जो आप फॉलो कर रहे थे उसको थोड़ा सा चेंज करोगे कि अब उनका रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ मेथड्स, तो टीचर्स को बताता है ये कि किस तरीके की ट्रेनिंग मेथड यूज करो, हमने बात कर ली। क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग, आपके पास 20 बच्चे आए एडमिशन लेने के लिए, अब आपने इनका टेस्ट कराया, आपने देखा कि 12 बच्चे बिगनर लेवल में है और 8 बच्चे आपके एडवांस लेवल में, तो यहाँ पे आपको टेस्ट की वजह से पता चल गया कि किन बच्चों को किस ग्रुप में आपको आगे डालना है, ठीक है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, हमने ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आप जरूर पढ़ते हो, नेट में भी काफी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है ये। तो आप जहाँ पे टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हो कि आपने अभी तक कोई बच्चा किसी गेम में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपने उसको देखा और आपने अपनी नजरों से पहचान लिया कि ये बच्चा अच्छा खेलता है और आपने उस बच्चे का फिर टेस्ट लिया, जिससे आपको पता चला कि हाँ ये इस गेम के लिए बढ़िया है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कभी कभी जनरली देखते हैं जिसको हम टैलेंट डिटेक्शन बोलते हैं, कि हम जहाँ पे सिर्फ बच्चों को देख के पहचान लेते हैं कि हाँ यार ये अच्छा स्पोर्ट्समैन बनेगा, इसकी रनिंग अच्छी है, इसके मूवमेंट्स क्विक हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी अच्छी है, सेंस इसके अंदर अच्छा, तो हमने ये पहचान लिया कि हाँ यार ये बढ़िया है। फिर जब हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की में बात आते हैं तो हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यार ये जो पर्टिकुलर बच्चा है ये किस गेम में अच्छा कर सकता है। तो वहां पे आप जब टेस्ट लोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये इस गेम में अच्छा है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं और उसके लिए आप किसी भी टेस्ट का यूज कर सकते हो ना। मतलब ये एक तो कोच की एक
अच्छे ट्रेनर की नज़र होती है कि वो देख के एबिलिटीज़ को देख के पता लगा लेता है कि हाँ यार इसका मानो कि एजिलिटी अच्छी है, तो आप कह सकते हो कि यार इसको मैं फुटबॉल जैसे गेम्स में डाल सकता हूँ क्योंकि उसके मूवमेंट्स क्विक हैं, है ना, इसके लेग्स बहुत अच्छे मूव करते हैं, लेग स्ट्रॉन्ग भी हैं इसके पहले से, तो फुटबॉल जैसे गेम में हम डाल सकते हैं, तो ऐसे ऐसे देखा जाता है। फिर डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो आप बच्चों का टेस्ट ले सकते हो जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो किस चीज़ में भी कमज़ोर है, कहाँ अच्छे हैं। फिर रिसर्चर्स के लिए, जो रिसर्चर्स होते हैं वो टेस्ट करा सकते हैं डेटा के कलेक्शन के लिए, नॉर्म्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ठीक है, जो नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं थोड़े बहुत उसके लिए। नॉर्म्स का मतलब आप रूल्स एंड रेगुलेशन समझ सकते हो सिंपल भाषा में, बट हम नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स की तरह यूज करते हैं। और वैलिडेशन ऑफ थ्योरीज, तो जो भी अगर थ्योरीज हैं, वेरीफाई वेदर साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स और साइकोलॉजिकल मॉडल्स आर करेक्ट। तो ऐसा होता है ना कि हम बहुत पुरानी पुरानी थ्योरीज और जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको पढ़ते आते हैं, लेकिन फिर जब कोई इस पर रिसर्च करता है तो देखता है कि यार अब ये थोड़े से नॉर्म्स चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि पहले के जो लोग थे या फिर किसी दूसरी कंट्री में वो टेस्ट यूज होता था तो वहाँ के लोग अलग थे, अब हम उस टेस्ट को इंडिया में यूज कर रहे हैं तो मे बी हम सेम नॉर्म्स को यूज यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी इसको चेंज कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स, तो पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए, ठीक है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट हो गई, कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है तो उसके लिए मदद करता है। क्यूरिकुलम को डेवलप करने के लिए, सर्टिफिकेशन और ग्रेडिंग के लिए आप टेस्ट करा सकते हो, और फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के लिए भी आप टेस्ट वगैरह परफॉर्म करा सकते हो कि सबके बीच में चीज़ें फेयर है। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ ऐसे जनरली देख लिया कि 10 बच्चे यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे हैं और आपको थोड़ा सा बायस आप हो गए कि हाँ यार ये बच्चा पहले से ही अच्छा खेलते हैं, मैं इनको जानता हूँ तो इन दो को ले लो, बाकी को हटाओ। नहीं, आप 10 बच्चों का टेस्ट लो, नंबर्स आपके सामने आ जाएंगे, उस बेसिस पे आप अपना सिलेक्शन कर लो, ठीक है। तो ये पहला इसका टॉपिक था, सिंपल सा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट की, और एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर लेंगे। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और नेट वाले बैच को ज्वाइन कर लो ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।